हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल नीट बायो साइंस पर। दोस्तों आज हम एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट करें जिसमें हम अपनी माइक्रोस्कोपी को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं माइक्रोस्कोपी से। माइक्रोस्कोपी क्या होती है? माइक्रोस्कोपी वो टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या जो हमारी छोटी छोटी चीज़ें होती है जिनको हम नेक्ड आई से या अनएडेड आई से नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए हम जिस टेक्निक का यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपी। और जो हम बात करें माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप क्या होता है? माइक्रोस्कोप वो इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से हम छोटी चीज़ों को बड़ा करके देखते हैं। तो माइक्रोस्कोपी में जनरली लाइट माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और थर्ड है जो स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोप इंक्लूड होते हैं। लाइट माइक्रोस्कोप में हम लाइट की हेल्प से अपनी स्पेसिमेन होता है उसको लाइट की हेल्प से हम देखते हैं, या हम बोल सकते हैं कि लाइट की हेल्प से हम इनकी इमेज की फॉर्मेशन करते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम इलेक्ट्रॉन का यूज़ करते हैं अपनी इमेज को मैग्नीफाई करने के लिए, या फिर हम बोल सकते हैं अपने स्पेसिमेन को मैग्नीफाई करने के लिए। और ये एक है स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोप। इसमें एक हम डिफरेंट टेक्निक यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें भी हम इलेक्ट्रॉन का ही यूज़ करते हैं इसको मैग्नीफाई करने के लिए। इनके डिफरेंट टाइप हैं। उनमें लाइट माइक्रोस्कोप में जैसे ब्राइट फील्ड, डार्क फील्ड, फेज कंट्रास्ट, कन्फोकल, फ्लोरेसेंस, डिफरेंट टाइप की माइक्रोस्कोपी इसमें इंक्लूड है। इसमें जनरली 2 टाइप की माइक्रोस्कोपी इंक्लूड है, सैम और टैम, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और जब हम इनमें देखते हैं मेनली डिफरेंस क्या होता है, एक तो ये है कि हम इसमें लाइट का यूज़ करते हैं और इसमें हम इलेक्ट्रॉन का यूज़ करते हैं। सेकंड मेन डिफरेंस क्या होता है, इससे हम दोनों प्रकार की सेल को देख सकते हैं, लाइव और डेड। लेकिन इसमें जो हम स्पेसिमेन यूज़ करेंगे वो यूजुअली डेड होता है, क्योंकि यहाँ पे जो हम अपना सैंपल प्रिपरेशन करते हैं या स्पेसिमेन की जो प्रिपरेशन करते हैं, इसमें हम अपने सैंपल को एनालाइज करने के लिए उसके लिए हमें डिफरेंट प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है, जिससे कि हमारा जो सैंपल है या स्पेसिमेन है वो डेड हो जाता है। इसलिए यहाँ पे हम केवल और केवल डेड है जो सैंपल हमारा, उसी को हम एनालाइज कर सकते हैं। तो इसमें जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो 3D इमेज हमें मिलती है। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हमें 3D इमेज मिलती है। और एक हमारा जो कन्फोकल है, हमारा यहाँ पे कन्फोकल है, हम इसकी हेल्प से जो 3D इमेज है उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे एक एक करके। उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा मैग्नीफिकेशन क्या चीज़ होती है, रिजोल्विंग पावर क्या होती है, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन हमारी क्या होती है, इसके बारे में हम देखते हैं। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे उसमें ये 3 चीज़ें हम उसमें कवर करेंगे, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आए हुए हैं आज वो हम कवर करेंगे इन टॉपिक से रिलेटेड। तो चलिए आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। वो क्या है? मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन का क्या मतलब है कि हमारा जो भी स्पेसिमेन हमें दिया हुआ है उसकी हम कितनी मैग्नीफाइड इमेज यानी कितनी अनलार्ज इमेज हम देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ए माइक्रोस्कोप। उससे पहले हम कन्वेक्स लेंस के केस में कुछ रे ऑप्टिक्स के जो रूल हैं वो हम देखते हैं। जैसे हम यहाँ पे हमने हमारा एक कन्वेक्स लेंस लिया हुआ है, हमारा ये है प्रिंसिपल एक्सिस, जो ये हमारी लाइन है इसको हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। और जो यहाँ पे ये पॉइंट है हम इसको क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल सेंटर। अब प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं भी हमारा कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो हमने वो ऑब्जेक्ट हमारा लिया है यहाँ पे 2F1 पे। तो एक रूल क्या कहता है कि कोई भी रे ऑफ लाइट इस ऑब्जेक्ट से जा रही है, अगर वो लेंस से टकराती है तो हमारे फोकस से होके पास कर जाएगी। ये हमारा क्या है? फोकस। कहाँ से पास करेगी? फोकस से। अगर कोई भी रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, लेंस से टकराने के बाद वो फोकस से पास हो जाएगी। और सेकंड रूल क्या बोलता है? जो हमारी यहाँ से रे ऑफ लाइट, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से होके पास करती है तो वो कोई बेंडिंग पैटर्न शो नहीं करेगी, वो स्ट्रेट चलेगी। तो अगर यहाँ से हम देख रहे हैं कि हमारा जहाँ पे जाके ये 2 लाइनें मीट करी, एक फोकस से आई है जो भी और एक ऑप्टिकल सेंटर से आई है, तो हमारे ऑब्जेक्ट की इमेज वही होगी जहाँ पे ये दोनों लाइनें मीट करेंगी। तो अब यहाँ पे हमारी जो ऑब्जेक्ट है उसका साइज़ क्या है? h, और जो हमारी इमेज बनी है ऑब्जेक्ट की उसे हम क्या बोलेंगे? h'। इस केस में हम मैग्नीफिकेशन क्या बोलेंगे? जो मैग्नीफिकेशन होगी, ये जो मैग्नीफिकेशन हम देख रहे हैं ये एक है लीनियर मैग्नीफिकेशन। तो लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या होगी?
हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एक और केस होता है जिसमें हमारा जो ऑब्जेक्ट और इमेज अगर दोनों सेम मीडियम में है तो हम उसको कैसे लिखते हैं हमारी मैग्नीफिकेशन की टर्म में, कि जो डिस्टेंस यहाँ पे दिया हुआ है यानी कि हमारा u, जो लेंस हमारा जो लेंस है और हमारी जो ऑब्जेक्ट है उसके बीच का जो भी डिस्टेंस है, और जो हमारी इमेज है, इमेज और लेंस के बीच का जो हमारा डिस्टेंस है उसको भी हम मैग्नीफिकेशन की टर्म में लिख सकते हैं। वो कैसे लिखते हैं हम, v अपॉन u, डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड द लेंस, एंड अदर केस द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड आवर लेंस। इसको भी हम क्या बोलते हैं, मैग्नीफिकेशन। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है कि हमारी जो इमेज और ऑब्जेक्ट है वो दोनों सेम मीडियम में होने चाहिए। कहाँ पे होने चाहिए, सेम मीडियम में। ये हमारी क्या है, मैग्नीफिकेशन। जैसे ही हमने देखा कि हमारी इमेज कहाँ पे ली, हमने 2f1 पे, इसको हम f1 बोलते हैं, इसको हम 2f1 बोलते हैं। इस साइड वालों को हम f2 और 2f2 बोलते हैं। यहाँ पे जो भी साइन होगा हम उसको 2f2 बोलेंगे। तो यहाँ पे हम अनदर केस देख रहे हैं जिसमें कि यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इससे थोड़ा दूर था लेंस से। जैसे हम इसको लेंस के पास लेके आ रहे हैं, अब हमारा रूल है जो वो सेम रहेगा। ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, फोकस से पास कर गई, ऑप्टिकल सेंटर से जो भी जा रही है वो स्ट्रेट लाइन में जाएगी, कोई बेंडिंग पैटर्न शो नहीं करेगी। तो यहाँ पे हमारी इमेज है जो हमें देख रहे हैं, हम देख पा रहे हैं कि हमारी जो इमेज है वो अनलार्ज हो गई, यानी कि हमारी जो इमेज है वो ज़्यादा मैग्नीफाई हो चुकी है। अब इससे अगला अगर हम केस देखें एक और, यहाँ पे हमने f1 पे हमारी ऑब्जेक्ट को रखा हुआ था। अब हम अगर जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको अगर हम f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं कहीं भी, तो वहाँ से हमारी ये हमारा ऑब्जेक्ट है, सेम वही चीज़, ये हमारी रे ऑफ लाइट है, ये फोकस से पास होके चली गई है, और जो हमारी सेकंड रे ऑफ लाइट है वो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है। अब इमेज हमारी इस साइड बन नहीं सकती क्योंकि ये इनफाइनाइट पे जाके कहीं मीट होंगी, तो हमें इन्हें वर्चुअली हम इनको पीछे की ओर बढ़ाते हैं और हमारी इमेज की फॉर्मेशन देखते हैं कहाँ पे होती है। तो जैसे हमने इनको आगे बढ़ाया तो यहाँ पे हमें इमेज मिली, हमारी जो इमेज हमारी क्या होगी, ये वर्चुअल होगी। वो सीधी बनी है लेकिन क्या है, ये वर्चुअल है। तो अगर हम इस केस की बात करें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जैसे ही जो ये हमारा ऑब्जेक्ट है इसको हम अगर पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो यहाँ पे हम अपना A और B, ये हमारे क्या था, ऑब्जेक्ट था, इसको हम A B मान सकते हैं। तो यहाँ से हम अगर कोई भी लाइन खींचेंगे और ये एक एंगल बनाएगी, यहाँ पे जो ये एंगल बनाएगी उसको हम बोलेंगे अल्फ़ा। और अगर हम इस केस में देखें जो हमारी इमेज बनी है उसको हम अगर यहाँ से मीट कर, इस लाइन को हम ऑप्टिकल सेंटर से मीट करवाते हैं, यहाँ पे एक एंगल बनता है, इसको हम क्या बोलते हैं, बीटा। अगर हम इन दोनों एंगल का रेशियो लें यानी कि बीटा अपॉन अल्फ़ा, इसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नीफाइंग पावर बोलेंगे, या फिर हम बोलेंगे एंगुलर मैग्नीफिकेशन, एंगुलर मैग्नीफिकेशन, या फिर हम इसे बोल सकते हैं मैग्नीफाइंग पावर। तो ये थे हमारे दो केस मैग्नीफिकेशन के। अब जो हमारा माइक्रोस्कोप है वो काम कैसे करता है, उसके अंदर हमने जैसे लिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव लेंस है, हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है, और ये हमारा क्या है, आई पीस लेंस है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट हमने रखा हुआ, या हम मान सकते हैं यहाँ पे हमारा स्पेसिमेन है, तो यहाँ जो भी इमेज फॉर्मेशन इसने एक पॉइंट पे यहाँ पे एक इमेज बना दी, तो ये क्या है, एक इंटरमीडिएट इमेज है, इन्वर्टेड है हमारे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। तो ये इमेज जो हमारा माइक्रोस्कोप है इस प्रकार से बनाया जाता है कि जो ये इमेज बनेगी ये हमारे जो सेकंड लेंस है यानी कि आई पीस लेंस है उसके फोकस में आनी चाहिए। तो जो हमारा ये आई पीस लेंस है इसको एज ए ऑब्जेक्ट एज्यूम करेगा, एज ए ऑब्जेक्ट इसको मानकर ये इसकी एक इमेज बनाता है। इसके केस में ये क्या है, वर्चुअल इमेज है, इस लेंस के केस में ये वर्चुअल इमेज है, और क्या है, इरेक्ट है, यानी कि यहाँ पे इन्वर्टेड इमेज नहीं है। अगर इस केस में देखें तो इन्वर्टेड है, लेकिन इस केस के लिए हम देखें तो ये हमारी जो इमेज है ये क्या है, इरेक्ट है और वर्चुअल है। क्या है, इरेक्ट एंड वर्चुअल।
तो ये था हमारा आईपीस लेंस। अब जो हमारे फर्स्ट लेंस ने हमारी इमेज को इतना मैग्नीफाई किया था, अब इसने जो हमारा सेकंड लेंस है, आईपीस लेंस है, उसने इसको एज ए ऑब्जेक्ट इसके लिए ये काम करेगी जो फर्स्ट इमेज है, और ये फर्स्ट इमेज के रिस्पेक्ट में क्या होगी, इरेक्ट होगी और वर्चुअल होगी। जब पहले इसने मैग्नीफाई किया इस इमेज को, फिर हमारे जो आईपीस लेंस था उसने इसको मैग्नीफाई किया। तो इस प्रकार से हमारा जो माइक्रोस्कोप है एक टाइप से ये वर्क करता है। अब इस केस में हम देख रहे हैं जो हमारा आईपीस लेंस है और जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, तो इसमें हमें एक एंगल मिलता है यहाँ से, हम इसको बोल रहे हैं अल्फ़ा, और जो हमें यहाँ से जो एंगल मिल रहा है इसको हम बोल रहे हैं बीटा। तो जो हम एंगुलर मैग्नीफिकेशन टर्म यूज़ करते हैं वो हम किसके लिए करते हैं, हमारे आईपीस लेंस के लिए। और जो हम टर्म यूज़ करते हैं सिंपल मैग्नीफिकेशन, इस मैग्नीफिकेशन को हम और क्या बोल सकते हैं, लीनियर मैग्नीफिकेशन। क्या बोल सकते हैं, लीनियर मैग्नीफिकेशन। ये हम किस केस में यूज़ करते हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए। अब एक चीज़ और है अपर्चर। क्या होता है, अपर्चर। जो हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है उसका जो अपर्चर है वो स्मॉल होगा, और जो फोकल लेंथ है इसकी वो भी स्मॉल होगी इन कंपैरिजन टू आईपीस लेंस। तो ये क्या है, हमारा ये हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है और ये हमारा आईपीस लेंस है। इसका अपर्चर और इसकी फोकल लेंथ है वो स्मॉल होगी एज कंपैरिजन टू आईपीस लेंस। तो ये था हमारा मैग्नीफिकेशन का टॉपिक। और इसमें मैग्नीफिकेशन में एक चीज़ का और हमें ध्यान रखना है, जो इसकी मैग्नीफिकेशन होगी और इसकी मैग्नीफिकेशन होगी, दोनों मल्टीप्लाई होगी। मल्टीप्लाई होने के बाद जो भी एक्चुअल में हमारी मैग्नीफिकेशन होगी उस माइक्रोस्कोप है उसकी हम मैग्नीफिकेशन को कैलकुलेट करेंगे। इसका क्या मतलब है, जैसे कि हमारी कोई भी इमेज है उसका साइज़ 1 सेंटीमीटर हम हाइपोथेटिकली ले रहे हैं, वैसे तो 1 सेंटीमीटर को हमें माइक्रोस्कोप में देखने की ज़रूरत नहीं है, तो हम यहाँ पे मान रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर हमारे स्पेसिमेन का साइज़ है। तो जो ये हमारा लेंस है अगर ये 4x का है, 4x का है, तो x का मतलब क्या है कि ये 4 गुना बड़ी इसको करके दिखाएगा। तो हमें 1 सेंटीमीटर की इमेज कितनी दिखेगी, 4 सेंटीमीटर की। और फिर हम देख रहे हैं दूसरा लेंस हमारा जो है ये हमारा किसका है, 10x का है मान लीजिए। तो हम दोनों की क्यूमुलेटिव इफेक्ट अगर हम देखेंगे इस लेंस का और इस लेंस का, जो हमारी मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी, 4 × 10, तो हमारा क्या 40 सेंटीमीटर का हमें वो स्पेसिमेन हमें दिखाई देगा। जो मोस्टली हम आईपीस लेंस जो यूज़ करते हैं वो मोस्टली 10x का होता है, क्योंकि ये इमेज को मैग्नीफाई तो कर सकता है लेकिन उसकी जो रिजोल्विंग पावर है वो इतनी इफेक्टिव नहीं होती। जो हमारा रिजोल्यूशन में रोल प्ले करता है हमारा मोस्टली ऑब्जेक्टिव लेंस है जो रोल प्ले करता है। एक चीज़ और हम देखते हैं कि हमारे माइक्रोस्कोप में जो इमेज की फॉर्मेशन के लिए यानी कि उसकी बढ़िया रिजोल्यूशन के लिए हम क्या देखते हैं, वो क्या होता है, कंट्रास्ट। क्या होता है, कंट्रास्ट। कंट्रास्ट का सिंपल मतलब क्या है, अगर मान लीजिए ये वाइट बोर्ड है, अगर इस वाइट बोर्ड पे मैं वाइट मार्कर से ही लिखूं तो आप उसमें कंट्रास्ट नहीं कर सकते, आप उसको ईजिली देख नहीं सकते, क्योंकि इसमें जो कंट्रास्ट है वो बिल्कुल कम है। अगर मान लीजिए ये मेरा वाइट बोर्ड है, इस वाइट बोर्ड पे मैं ब्लैक मार्कर से कोई भी चीज़ लिखता हूँ वो आप इजीली देख सकते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं कि कंट्रास्ट है वो बहुत ज़्यादा है। तो उसी प्रकार से हम जो हमारे सैंपल होते हैं, बायोलॉजिकल सैंपल होते हैं, वो मोस्टली क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट। तो अगर हम कोई भी लाइट माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं, जनरली हम अगर ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी की बात करें तो उसके अंदर हमें क्या दिखेगा, अगर हम लाइट ऑन करते हैं, कोई भी स्पेसिमेन नहीं रखा हुआ है हमारे माइक्रोस्कोप के अंदर, अगर हम उसमें देखेंगे आईपीस लेंस की हेल्प से तो हमें बिल्कुल वाइट बैकग्राउंड हमें दिखाई देगा। अगर उसी वाइट बैकग्राउंड पे हम अपना जो ट्रांसपेरेंट सैंपल रख देंगे तो हमें कुछ नहीं दिखाई देने वाला, तो वो यूजलेस है। तो उसके लिए हम क्या प्रोवाइड करते हैं, हमारे माइक्रोस्कोप में कुछ कंट्रास्ट प्रोवाइड करते हैं। उसके लिए हम डिफरेंट स्टेन या डाई या फिर हम डिफरेंट जो वेवलेंथ की लाइट है जो डिफरेंट कलर हमें शो करे, उस प्रकार से हम डिफरेंट टाइप से हम कंट्रास्ट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। और उसी कंट्रास्ट की हेल्प से हम डिफरेंट टाइप की माइक्रोस्कोपी ने जन्म लिया है। तो हम आगे का टॉपिक हमारा जो स्टार्ट होता है वो क्या होता है, रिजोल्विंग पावर। क्या है, रिजोल्विंग पावर। अब जो ये रिजोल्विंग पावर क्या है वो हम देख रहे हैं एक बार।
रिजॉल्विंग पावर क्या होती है, कोई भी दो पॉइंट है उनको हम सेपरेटली देख पाते हैं, ये हमारी क्या है, रिजॉल्विंग पावर है। जैसे मैंने ये पॉइंट लगाए, आप इनको ईजिली देख पा रहे हैं कि ये दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है, यानी कि डिफरेंट दो पॉइंट हैं। अगर मैं इनको इतने पास पास लिख दूं, अगर आप फिर भी इसको देख पा रहे हैं तो आपकी रिजॉल्विंग पावर है जो वो बहुत बढ़िया है। अगर मैं ये पॉइंट लगाता हूँ और अगर आप इन पॉइंट को भी अलग अलग देख पा रहे हो तो ये क्या है, आपकी रिजॉल्विंग पावर है। इससे अलग एक और टर्म होती है लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। क्या होती है, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। ये क्या होती है, बिल्कुल इनवर्सली होती है रिजॉल्विंग पावर के। ये लिमिट क्या है, ये एक लिमिट है कि किस लिमिट तक आप दो पॉइंट को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, यानी कि दो पॉइंट में डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो। जो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन जितनी कम होगी लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, उतनी रिजॉल्विंग पावर हमारी बढ़िया होगी। तो इस लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन के लिए हम इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर हम स्मॉल डी या लार्ज डी से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके लिए एक इक्वेशन दी गई, किसने दी, एबे ने एक इक्वेशन दी। वो इक्वेशन क्या थी, 0.5 लैम्डा अपॉन एन ए। अब ये एन ए क्या है, ये हमारा न्यूमेरिकल अपर्चर। क्या है, न्यूमेरिकल अपर्चर। अब न्यूमेरिकल अपर्चर का मतलब क्या है कि जो स्पेसिमेन से कितनी लाइट आ रही है और उस लाइट में से हम कितनी लाइट को हमारा लेंस वो गैदर कर सकता है, उसको मैग्नीफाई करने के लिए। जितना ज़्यादा न्यूमेरिकल अपर्चर होगा उतनी ज़्यादा लाइट को हम गैदर कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं हमारे स्पेसिमेन से, और उतनी बढ़िया हमारी रिजॉल्विंग पावर होगी। तो इसको जो ये हमारी 0.5 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.5 अपॉन, हम ये पॉइंट हटा देते हैं, हम यहाँ पे 10 लगा लेते हैं एन ए। तो इसको हम कट करेंगे तो हमारा क्या होगा, 1/2। यानी कि हमारा जो एब इक्वेशन है वो किस तरीके से भी आ सकती है, 2na। कभी कभी एग्जाम में इस फॉर्म में भी हमें क्वेश्चन मिल जाता है, इसलिए हमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब इसके बाद एक साइंटिस्ट आया, रिले। वो क्या था, रिले। इसने एक कोरेक्शन किया जिसे हम बोल सकते हैं रिले कोरेक्शन। उसने इस इक्वेशन में क्या कोरेक्शन की, 0.61 लैम्डा अपॉन में एन ए। जो नई इक्वेशन आई हमारी, ये आई जो हम आजकल हम यूज़ करते हैं। तो कई बार ये है कि इसका पॉइंट हटा के भी वो इसको सिंप्लीफाई करके आपको दे सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है जो भी आए। तो अब हमें क्या चाहिए कि जो हमारी लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन है ये हमारी बिल्कुल मिनिमम हो, ताकि जो हमारी रिजॉल्विंग पावर है वो इंक्रीज हो जाए। यानी कि जो हमारी रिजॉल्विंग पावर है वो क्या है, रिजॉल्विंग पावर वो क्या, 1 अपॉन डी। यानी कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना छोटा हमारा डी होगा उतनी बढ़िया हमारी रिजॉल्विंग पावर होगी। तो इसको हम कम करने के लिए क्या क्या तरीके अपना सकते हैं। जो हमारा ये वैल्यू है, ये तो हमारी कांस्टेंट है 0.61। तो हमारी वेवलेंथ है जो लैम्डा है, उसको हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसके लिए हम जो माइक्रोस्कोप में जनरली हम यूज़ करते हैं वो कौन सी, विजिबल वेवलेंथ की जो हम लाइट है वो यूज़ करते हैं। और उसमें सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कौन सी है, ब्लू। इसकी रेंज कई जगह हमें 400 डी मिलेगी, या हम बोल सकते हैं 450 तक, 450 से 700 या फिर 750 तक। इस रेंज में हम अपने जो स्पेसिमेन है उसको विजुअलाइज करते हैं। तो मोस्टली हम इसको यूज़ करते हैं या फिर हम इसको यूज़ करते हैं बढ़िया इमेज फॉर्मेशन के लिए, यानी कि हमारी रिजॉल्विंग पावर को इंक्रीज करने के लिए। अब जो सेकंड चीज़ है, हमारा जो एन ए है, न्यूमेरिकल अपर्चर है, वो किस किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है, वो क्या क्या है। जो हमारा एन ए है, न्यूमेरिकल अपर्चर है, हम उसको क्या लिख सकते हैं, एन इंटू साइन अल्फ़ा। अब ये एन क्या है हमारा, ये है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और जो हमारा साइन अल्फ़ा है, ये हमारा एंगुलर अपर्चर है हमारे लेंस का। क्या है ये, एंगुलर अपर्चर। अब ये क्या होता है हम देख लेते हैं एक बार। जैसे ये हमारा एक लेंस है, इसने यहाँ पे एक एंगल बनाया,
तो ये जो हमारा एंगल बना है इसे हम बोलते हैं एंगुलर अपर्चर। तो ये जो कोन बना हुआ है इसका जो एंगल हाफ एंगल है, ये हाफ है ये, यानी कि ये पूरा क्या है 2 थीटा हम ले सकते हैं, या फिर हम इसको बोल सकते हैं अल्फ़ा। तो ये पूरा एंगल हमारा 2 अल्फ़ा है, और जो ये हमारा एंगल है ये हमारा अल्फ़ा, या हम इसे थीटा भी लिख सकते हैं। ये हमारा क्या है साइन अल्फ़ा या साइन थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं अल्फ़ा या थीटा। तो जितनी ज़्यादा मैक्सिमम इसकी वैल्यू होगी उतना बढ़िया हमारा जो है रिजोल्यूशन होगा, जो क्योंकि हमारा जो लैम्डा अपॉन एन ए है, या हम लिख सकते हैं 2 NA है, तो न्यूमेरिकल अपर्चर हमारा क्या हुआ n इंटू साइन अल्फ़ा या थीटा, और इस n को भी हम म्यू से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो यहाँ पे हमारा ये जब पूरा, अगर हम पूरे की बात करें, पूरा जो एंगल है ये हमारा क्या है 2 थीटा है या 2 अल्फ़ा है, और इसका हाफ हम ले रहे हैं तो ये क्या होगा अल्फ़ा या थीटा। अगर इस केस में हम देखें, जो हमारी ऑब्जेक्ट है उसकी अगर पोजीशन हम लेंस की तरफ बढ़ाते हैं तो हमारा अल्फ़ा क्या है इंक्रीज होगा। तो जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं ये हमारा क्या है लेंस है। अब जो हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ था, अब इसको हमने थोड़ा सा और नज़दीक रख दिया है, तो अब इससे क्या होगा, जो हमारा अल्फ़ा है इसकी वैल्यू है जो और ज़्यादा इंक्रीज होगी। अगर हम इसको और नज़दीक लेके जाएंगे, जैसे जैसे इसकी नज़दीकी इसके साथ बढ़ती जाएगी, जो हमारा अल्फ़ा वो इंक्रीज होता जाएगा, तो उससे जो डी है हमारी लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन वो क्या है कम होती जाएगी। तो जैसे जैसे हम इसको इंक्रीज करेंगे तो हमारी डी है वो डिक्रीज होती जाएगी। तो इससे क्या होगा, जो हमारी रिजोल्विंग पावर है वो क्या होगी, रिजोल्विंग पावर जो हमारी क्या होगी इंक्रीज होती जाएगी। और जैसे ही ये म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो हम एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखते हैं वो क्या होता है 1। अगर हम वाटर की बात करें उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.3 समथिंग। और जो हम एक लेते हैं इमर्सन ऑयल, क्या लेते हैं हम इमर्सन ऑयल, उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4 समथिंग होता है। तो सबसे ज़्यादा अगर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा जितना इंक्रीज होता जाएगा तो हमारी जो डी है वो उतनी ही डिक्रीज होती जाएगी। तो हम बोल सकते हैं कि हमारी जो रिजोल्विंग पावर है वो इंक्रीज होती चली जाएगी। तो ये था हमारा ओवरऑल टॉपिक। एक चीज़ और है इसमें, अगर हमारा जो ये लेंस है, जैसे जितना लेंस हम थिन लेंगे या फिर इसकी जो फोकल लेंथ हम ज़्यादा लेंगे तो हमारी जो रिजोल्यूशन है वो कम होगी। यानी कि जितना इसका अपर्चर ज़्यादा होगा, अगर ये लेंस हमारा इतना मोटा हो जाए तो इसकी फोकल लेंथ कम होगी, तो इससे भी हमारी क्या होगी रिजोल्विंग पावर है जो वो इंक्रीज होगी। यानी कि लेंस की जो थिकनेस हम इंक्रीज करेंगे तो हमारी रिजोल्यूशन उतनी ही ज़्यादा होगी। एक केस और है, एक केस ये है कि जो हमारी मैग्नीफिकेशन है और जो हमारी रिजोल्विंग पावर है वो दोनों इंडिपेंडेंट है, इनका एक दूसरे के साथ कोई लेना देना नहीं है। जो हमारी रिजोल्विंग पावर है वो हमारी क्वालिटी को शो करती है कि इमेज की क्वालिटी कैसी है, और जो मैग्नीफिकेशन है वो हमारी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती है एक टाइप से, कि छोटे से सैंपल की, यानी कि जो स्पेसिमेन है हमारा उसका साइज़ बिल्कुल छोटा सा है, उसको हम कितना बड़ा करके देख सकते हैं, ये हमारी मैग्नीफिकेशन शो करती है। और जो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन है ह्यूमन आई के लिए क्या होती है, ह्यूमन आई के लिए जो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन है वो 0.2 mm होती है। यानी कि अगर कोई भी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट हैं, अगर उनके बीच की दूरी हम इससे कम करते हैं तो ह्यूमन आई है उनको देखने में अनेबल होगी, यानी कि ये दो पॉइंट हैं उनको डिस्टिंग्विश करने में अनेबल होगी। अगर हम बात करें हमारे लाइट माइक्रोस्कोप की, तो उसकी जो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन है 0.2 माइक्रोमीटर। इसका भी मतलब यही है कि अगर हम 0.2 माइक्रोमीटर से और नज़दीक दो पॉइंट को रखते हैं तो हमारा लाइट माइक्रोस्कोप उसको देखने में स्टेबल नहीं होगा। अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन की बात करें तो उसकी लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन 0.2 नैनोमीटर। तो जितनी कम लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन होगी हमारी जो रिजोल्विंग पावर है उतनी ही ज़्यादा होगी। तो ये था हमारा टॉपिक। इससे रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं वो हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे आपके साथ साथ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दिसंबर 2000
17 से। क्वेश्चन क्या है हमारा, टू अचीव ए बेस्ट रिजोल्यूशन यूजिंग ए फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप व्हाट कम्बिनेशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ इमिटेड लाइट लैम्डा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स and the angle 2 theta by which the light enter into the microscope would be the best choice for users। अब हमें यहाँ पे डिफरेंट वेवलेंथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और हमें थीटा की वैल्यू दी गई है। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं जो हमारा लैम्डा है फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन में हमारा सबसे कम है, ये क्या है 405। अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे फर्स्ट ऑप्शन में जो 1.33 है, लेकिन फोर्थ ऑप्शन में 1.51 है, तो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे क्या है ज़्यादा। अब जो ये हमारा 2 थीटा दिया गया है, ये हमारा 2 थीटा क्या है, जो ये पूरे का पूरा एंगल हमें ये दिया गया है हमारा 2 थीटा और ये कितना है 180। लेकिन अगर हम जो अल्फ़ा है, हमने बोला था पहले ही, हम अल्फ़ा भी लिख सकते हैं, थीटा भी, इसको हम क्या लिख सकते हैं थीटा भी लिख सकते हैं और इसको हम म्यू भी लिख सकते हैं, ये हमने अभी देखा था। तो हम इस केस में देख रहे हैं 2 थीटा हमारा क्या है 180 है, तो हमारा जो थीटा है वो क्या होगा 90 डिग्री। साइन के केस में एक चीज़ याद रखनी है आपको, जो हम साइन अल्फ़ा या हम थीटा ले रहे हैं, इसके केस में हमें एक चीज़ देखनी है, ध्यान रखनी है कि 0 से 90 तक जो हमारी साइन अल्फ़ा की वैल्यू है वो हमेशा इंक्रीज होती हैं और जो मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 90 डिग्री पे वो क्या होती है 1 होती है। ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो हमारा जो एंगल थीटा क्या है 90 है कि जो मैक्सिमम है जिसकी वैल्यू क्या है 1 है, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन जो हमारा राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दिसंबर 2018 से, द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एनी माइक्रोस्कोप इज इट्स रिजोल्यूशन डी। Which one of the following wavelength nanometer would be used to achieve the best resolution using a light microscope with lenses having numerical aperture of 1.4। अब हमें यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, ये कितना है 1.4, यानी कि इमर्सन ऑयल का केस इन्होंने लिया हुआ है। और जो सबसे मिनिमम वेवलेंथ है लाइट की, वो हम क्या यूज़ करेंगे ताकि हमारी रिजोल्यूशन है वो बढ़िया होगी, तो हमारी लैम्डा हम जितनी मिनिमम हो उसके उतनी मिनिमम लेंगे और हमने अभी देखा था कितनी लेंगे हम 450। तो राइट आंसर हमारा क्या है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जून 2015 से, द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एनी माइक्रोस्कोप इज इट्स रिजोल्यूशन एंड कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द फार्मूला डी। ये हमें अपना फार्मूला दिया हुआ है, वेयर डी इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू डिस्टिंग्विशेबल ऑब्जेक्ट, lambda is the wavelength of incident light and alpha is the angular aperture and n is the refractive index of the medium। given below are several suggestions to improve the resolution of microscope। तो हमें कुछ सजेशन दिए गए हैं हमारे माइक्रोस्कोप की जो रिजोल्यूशन है उसको इंक्रीज करने के लिए। तो फर्स्ट है हमारा डिक्रीज द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट। अगर हम वेवलेंथ डिक्रीज करेंगे तो हमारी डी है वो क्या होगी, कम होगी। जितनी डी कम होगी उतनी हमारी रिजोल्यूशन क्या है वो बढ़िया होगी, रिजोल्यूशन हमारी क्या होगी इंक्रीज होगी। ये क्या हमारी लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। इंक्रीज द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट, ये हमारा ऑप्शन जो है गलत है, क्योंकि अगर हम इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ को इंक्रीज करेंगे तो हमारी डी की वैल्यू वो है ज़्यादा होती जाएगी और जितनी ज़्यादा हमारी लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन होगी उतनी हमारी रिजोल्विंग पावर कम होगी। यूज ऑयल विच हैज़ हाइयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये भी हमारा राइट ऑप्शन है, क्योंकि जो हम म्यू या फिर हम एन अगर इंक्रीज करेंगे तो हमारी डी की वैल्यू क्या होगी डिक्रीज होगी। तो ये ऑप्शन हमारा राइट है। एस नेक्स्ट ऑप्शन हमारे यूज ऑयल विच हैज़ लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये हमारा ऑप्शन क्या है रॉन्ग है। तो करेक्ट सजेशन इसमें से क्या है हमारा फर्स्ट एंड थर्ड, पी एंड आर हमारा राइट ऑप्शन है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दिसंबर 2011 से, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एनी माइक्रोस्कोप इज इट्स पावर ऑफ रिजोल्यूशन विच एज न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट टू डी। द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू डिस्टिंग्विशेबल ऑब्जेक्ट डी डिपेंड ऑन पैरामीटर नेमली द एंगुलर अपर्चर। हम इसकी बात करें एंगुलर अपर्चर की, द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट बिलो गिवन फ्यू पॉसिबल ऑप्शन टू इंक्रीज रिजोल्यूशन।
डिक्रीज द वैल्यू ऑफ लैम्डा और इंक्रीज आइदर एन और अल्फा टू इम्प्रूव रिजोल्यूशन। ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है हमारा, या तो हम लैम्डा को डिक्रीज कर दें या फिर हम इन दोनों में से एक चीज़ को इंक्रीज कर दें। मूविंग द ऑब्जेक्टिव लेंस क्लोजर टू द स्पेसिमेन विल डिक्रीज द साइन अल्फा एंड इम्प्रूव द रिजोल्यूशन। ये हमारा ऑप्शन इनकोरेक्ट है, क्योंकि अगर हम मान लीजिए हमारा ऑब्जेक्ट है जो स्पेसिमेन है वो इससे दूर है तो हमारी अल्फा है जो वो कम होगी। तो जैसे जैसे हम हमारे जो स्पेसिमेन है उसको हमारे लेंस के नज़दीक लेके आएंगे तो अल्फ़ा क्या होगा, इंक्रीज होगा, न कि डिक्रीज होगा। और जितना अल्फ़ा हमारा इंक्रीज होगा उतनी बढ़िया हमारी रिजोल्यूशन होगी। यूजिंग ए मीडियम विद हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बिटवीन द स्पेसिमेन एंड द ऑब्जेक्टिव लेंस टू इम्प्रूव रिजोल्यूशन। ये हमारा राइट ऑप्शन है। जितना हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज करेंगे उतना हमारा जो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कम होगी और हमारी रिजोल्विंग पावर ज़्यादा होगी। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन कौन सा है? फर्स्ट पी ऑप्शन हमारा राइट है और आर ऑप्शन हमारा राइट है, यानी कि पी एंड आर हमारा फर्स्ट ऑप्शन है जो वो करेक्ट है। एक क्वेश्चन हमारा आया हुआ है जून 2014 में, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैव मच हायर रिजोल्यूशन देन एनी टाइप ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप बिकॉज। ये क्यों है? ऑफ देयर हायर मैग्निफिकेशन, द lenses used are much higher quality, of short wavelength of electron, the image are viewed on the screen rather than directly using an eyepiece और ocular lens। जो हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसकी जो रिजोल्विंग पावर होती है, क्योंकि जो हमारे इलेक्ट्रॉन है उनकी वेवलेंथ जो क्या है बहुत कम होती है, तो इसी वजह से हमारा ऑप्शन राइट है सी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में हम जो हमारी लाइट माइक्रोस्कोपी के जो पार्ट हैं, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी, ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी, फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी, उनको हम एक एक करके अगर आने वाले लेक्चर में हम कवर करेंगे। थैंक यू।